जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। अगर आप थंबनेल को देख कर आए हैं तो बिल्कुल उसी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज एक बार धमाकेदार तरीके से। सन 2022-23 में जो बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर 11th क्लास में भी हैं, अगर 11th और इंग्लिश 12th की इंग्लिश को एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों साल में आपको फर्क पड़ेगा और दोनों साल की आपकी प्रिपरेशन हो सकेगी। तो ये क्लास 11th एंड 12th या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल पर भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सिंथेसिस की वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि हमने इस पर लिखा हुआ है कि जाहिर फल खाने के लिए आपको उसका छिलका उतारना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीनी है तो फिर उसके लिए आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा। ये ढक्कन खोलना और छिलका उतारना के माने क्या है, इसके माने के ऊपर बाद में चलेंगे। अगर आपने इसके ट्रांसलेशन कर दिए हैं तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इफ यू नो द मीनिंग और इफ यू नो द ट्रांसलेशन ऑफ दीज टू सेंटेंसेस यू मस्ट कमेंट और द ट्रांसलेशन ऑफ दीज टू सेंटेंसेस। इनका जरूर ट्रांसलेशन जो है आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा ताकि हमें ये पता चले कि आपको वाकई में मालूम था या फिर आप इसकी मीनिंग जानने आए कि आखिर हमने ऐसा क्यों लिखवाया। सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि सिंथेसिस हमें पढ़ना क्या है या फिर सिंथेसिस को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। किसी भी टॉपिक को जाने बिना अगर आप उस टॉपिक को घुसने की कोशिश करते, जाहिर सी बात है अगर आम को आप बिना छीले खाने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा हाथ सन जाएगा। तो उसको पहले पील आउट करिए। भैया छिलका उतारने की इंग्लिश होती है। हम वीडियो के एंड में आपको इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास में या फिर आप 12th में आप शुरुआत कर रहे हैं तो सिंथेसिस के महत्व को समझते हुए ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि सिंथेसिस आखिर 2 नंबर के लिए पढ़ें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, या सिंथेसिस का हमारी इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश लर्निंग में कितना अहम रोल होता है। तो तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल सही। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और साथ ही साथ वीडियो के एंड होने के बाद आई नीड अ लॉट ऑफ कमेंट्स। आपके जैसे भी फीडबैक हो, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो दोबारा कभी मत देखिएगा। यहां पर ऑनलाइन चैलेंज आपको दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए या आपको ऐसा लगे कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, सो नो नीड टू कम अगेन। हम ये बात की ओपन चैलेंज करते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन। सिंथेसिस को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जरूरी है जानना। तो सिंथेसिस का गूदा या बोतल का वो जो पानी है, जाहिर सी बात है वो है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सिंथेसिस, इसका अर्थ समझ लेते हैं। किसी भी टॉपिक को जाने बिना या किसी भी टॉपिक की मीनिंग जाने बिना अगर हम उस टॉपिक के अंदर घुसेंगे तो फिर या तो सन जाएंगे, या तो वो चीज फैल जाएगी, या तो वो चीज बर्बाद होगी, या वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी। तो इसी वजह से सबसे पहले आपकी हर एक किताब की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को, उनके एग्जाम्पल्स को हम हूबहू कोशिश करेंगे कि आपको समझाया जा सके, ताकि आप अपनी बुक में लिखी हुई डेफिनेशन, आप यूपी बोर्ड की बुक पढ़ रहे हो या कॉम्पिटेटिव बुक पढ़ रहे हो, आपको लगभग डेफिनेशन सेम मिलेगी बट उसको समझ नहीं पाते। तो उसको आज हम लोग समझेंगे। जितना कुछ सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप पढ़ते हैं, उसके पहले का जो चीजें आपको जरूरी होती है जानना, वो ना समझ पाना, और इसी वजह से ना तो आप स्पीकिंग कर पाते हैं, ना तो आप अपने राइटिंग में सिंथेसिस का सही तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो सिंथेसिस, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सिंथेसिस। अगर हम सिंपल बात करें कि सिंथेसिस है क्या, तो यह एक से अधिक साधारण वाक्यों या सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक वाक्य बनाना। लेकिन इसके अलावा ये चीज जो लिखी हुई है ये भी जरूरी है। सिंथेसिस क्या है इसको हम अपनी भाषा में अब आपको समझा देते हैं। देखो, अगर आपने फोटोसिंथेसिस वर्ड सुना है बेटा, तो फोटोसिंथेसिस वर्ड सभी ने सुना होगा, और जिसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वहां पर क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण में कई एलिमेंट मिल करके खाना बनाते हैं पेड़ों के लिए। मतलब पेड़ जो है खाना अपने लिए स्वयं बनाते हैं, जिसमें कई चीजों का बहुत महत्व होता है, कई चीजों को बहुत अहम रोल होता है। उसी तरीके से यहां पर जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इसमें कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं भाई, जाहिर सी बात है। बट उन सेंटेंसेस को कैसे पढ़ना है, कोई 2 सेंटेंस आपको दे दिए जाए या 3 सेंटेंस दे दिए जाए और कहा जाए इससे एक सेंटेंस बनाओ, तो इसका मतलब है द मिंगल ऑफ 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस मेकिंग 1 सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज कॉल्ड द सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को। अभी सब कुछ बात करेंगे इसमें, जो जो चीजें हैं। आज आपका नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज और फ्रेज में फर्क क्या होता है, सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, कंपाउंड की क्या पहचान है, कॉम्प्लेक्स की क्या पहचान है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी केवल इस वीडियो में। उसके बाद फिर हम लोग सिंथेसिस को
कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिंथेसिस के बारे में जो चीज आपको जानना जरूरी है आप यहां पर जान पाएंगे। व्हाट इज अ क्लॉज, व्हाट इज अ फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, और सिंपल सेंटेंस में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कंपाउंड बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारी बातें की चर्चा इस वीडियो में। तो सिंथेसिस सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंथेसिस में हम 2 सेंटेंस की बात करेंगे, मिनिमम हमें 2 सेंटेंस चाहिए। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना भी है तो सिंपल सेंटेंस 2 सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने की ही क्रिया को सिंथेसिस कहा गया। 2 सिंपल सेंटेंस बनाने से 2 सिंपल सेंटेंस को लेकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने की क्रिया को ही सिंपल सेंटेंस कहा गया। अगर 2 सेंटेंस दिए जाए और कॉम्प्लेक्स बनाने को कहा जाएगा तभी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब वी नीड एटलीस्ट 2 सिंपल सेंटेंसेस टू मेक 1 सिंपल सेंटेंस, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, या तो एक कंपाउंड बनाने को कहा जाएगा एक कॉम्प्लेक्स। आखिर ये क्यों, हमें क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ते हैं कि 2 नंबर का हमें सिंपल सेंटेंस बनाना आ जाए, कंपाउंड बनाना आ जाए, कॉम्प्लेक्स बनाना, ये तो एकदम रबिश है। दिस इज नॉनसेंस थिंक दैट वी थिंक ऑफ। जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं तो बेवकूफी वाली बात हो गई। जैसे हम 2 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं कभी सोचा कि आखिर हम जो सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं इसका यूज क्या है। व्हाई वी आर टॉट सिंपल सेंटेंस, व्हाई वी आर टॉट कंपाउंड सेंटेंस, व्हाई वी आर टॉट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाई वी आर टॉट एक्टिव एंड पैसिव, व्हाई वी आर टॉट नरेशन, व्हाई वी आर टॉट ऑल द सेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्यों हमें पढ़ाया जाता है, इसका इंप्लीमेंटेशन बच्चा नहीं कर पाता है। तो ये सोचना बड़ा जरूरी है कि हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जब आपसे कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ना बने तो पैसिव में बना लीजिए। जब आपसे कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में ना बन रहा हो तो उसे कंपाउंड में बना लीजिए। जब आप कंपाउंड ना बना पा रहे हो तो कॉम्प्लेक्स बना लीजिए। जब आप कॉम्प्लेक्स ना बना पा रहे हो तो सिंपल बना लीजिए। अच्छा, सिंपल में भी कैसे बना ले, कभी पार्टिसिपल का प्रयोग कर लीजिए, कभी इन्फिनिटिव का यूज कर लीजिए, कभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर लीजिए, कभी आप जीरन का प्रयोग कर लीजिए, कभी कॉमन एडजेक्टिव का प्रयोग कर लीजिए, कहीं पर एंड लगा दीजिए कंपाउंड बना दीजिए, कहीं पर एज वेल लगा दीजिए कंपाउंड बना लीजिए, कहीं पर देयरफॉर लगा दीजिए कंपाउंड बना दीजिए, कहीं पर सो लगा दीजिए कंपाउंड बना दीजिए, कहीं पर हु लगा दीजिए तो कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, कहीं पर विच लगा दीजिए तो कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। ये इतने बहुत से कंफ्यूजन, ये सिर्फ और सिर्फ आप समझ नहीं पाते क्योंकि आप केवल 2 नंबर के लिए पढ़ते हैं, जबकि सिंथेसिस आपकी आधी अंग्रेजी होती है। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना नहीं आता तो आप हर एक सेंटेंस के बाद अटक जाएंगे, ना तो आप लिख पाएंगे, ना तो बोल पाएंगे, ना तो समझ पाएंगे। बात समझ में आई? तो इसलिए सिंपल सेंटेंस को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है बेटा? इसका अर्थ एक से अधिक साधारण वाक्य। देखो यहां पर साधारण वाक्य लिखा है, सिंपल सेंटेंस। अब उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। तो एक से अधिक साधारण वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना। किंतु सिंथेसिस का विस्तार के अध्ययन के पूर्व निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस बात को जिसने भी अवॉइड कर दिया वो चला गया, उसको समझ में ना आए जाए। अगर इस बात को अवॉइड कर गए सिंथेसिस के विस्तार के लिए। अब बात करते हैं इसमें हम पहले सेंटेंस की। अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज अ सेंटेंस तो सिंपल है, एक डेफिनेशन बता दीजिए। क्या बताते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर हमने ये डेफिनेशन लिखी क्यों है, या फिर हम सिंपल सेंटेंस में या सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को हमने सेंटेंस की डेफिनेशन क्यों लिखी? क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन के बिना आप सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए यह जरूरी है पहले सेंटेंस की डेफिनेशन जानो। आपके लिए एग्जांपल लिखे हुए यहां पर देखो। अ ब्लाइंड मैन केम टू मी yesterday and second he told me that the thief had run away। ये 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अब आपसे ये पूछा जाए what do you think about these 2 sentences, इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? सर इसकी मीनिंग सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? नहीं भैया, ये नहीं पूछा। क्या सोच रहे हैं? आपसे ये पूछा जाए ये जो सेंटेंस लिखे हैं, अगर आपको कहा जाए सेंटेंस कौन से हैं, भाई सेंटेंस के भी कैटेगरी होते हैं, तब आप क्या बताएंगे? पहला वाला सेंटेंस अगर किसी को पता होगा तो भैया वो बता सकता है कि सर ये सिंपल सेंटेंस है, पहला वाला। और दूसरा वाला सेंटेंस कोई अगर जानता होगा तो ही बता सकता है, कॉम्प्लेक्स है। अब जो नहीं जानता हो उसको हम बताएंगे, डोंट वरी। जो नहीं जानता है उसको हम बताएंगे, बट हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल दिया गया और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल दिया गया, बट बोथ आर सेंटेंस। तो इसका मतलब सेंटेंस आर ऑफ मेनी काइंड, ये तो सब बच्चे जानते हैं। पर उसके अलावा भी अगर हम आपसे पूछे अब इन सेंटेंसेस के टेंस कौन से हैं, तो अब सेंटेंस के टेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोई टेंस नहीं कहता, ये मॉडल सेंटेंस है जिसमें टेंस नहीं चलता, वो एक सेंटेंस की अलग कैटेगरी। लेकिन सेकंड वाले में देखा जाए तो यहाँ पर आप इससे पता लगा लेंगे कि ये
ये क्या है, ये है आपका पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस। इसका मतलब जब सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका टेंस एक अलग होता है, उसकी कैटेगरी सिंपल सेंटेंस अलग होती है, उसके कंपाउंड सेंटेंस अलग होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग होते हैं, बट ओवरऑल सब सेंटेंस ही है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसका अर्थ पूरा पूरा निकल के आ रहा हो, वेदर इट इज अ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब उसके बाद आती है व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस। द सिंपल सेंटेंस सबसे ज्यादा जो साधारण वाक्य कहा जाता है, बच्चा इसी में कंफ्यूज होता है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वेज टू मेक वन सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस बनाने में कई तरीके आते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? तो सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक्सप्रेस्ड हो और अंडरस्टूड हो। एक साधारण वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया होती है। अब यहां पर एक बात आ गई, मुख्य क्रिया होती है, चाहे वह प्रकट हो या छुपी हुई हो। अब वो छुपी हो प्रकट हो का क्या मतलब है भैया? यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, अब आपसे पूछा जाए जो सेंटेंस लिखा है, व्हाट डू यू थिंक बता, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉग्नाइज यस सर दिस इज सिंपल सेंटेंस? आप में से कितने बच्चे कहेंगे सर हाँ ये सिंपल सेंटेंस है? एंड हाउ कैन यू से, एंड हाउ कैन यू से, डू यू हैव एनी प्रूफ? कोई प्रूफ है आपके पास कि ये सिंपल सेंटेंस ही है? यस वी हैव सर, वी हैव। व्हाट वी हैव? द टीचर। द टीचर के बाद एक वर्ड आया इज, एंड इज रिमाइंड बाय द वर्ड टीचर। इफ टीचर्स वर्ड लिखा होता सो इज वुड नॉट बी देयर, देयर वुड बी आर, वहां पर आर आ जाता। बात समझ में आई? तो यहां पर ये जो वर्ब आ रही है ये डिटरमाइंड है। अब ये कैसे पता चलेगा सर? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? लेट्स टॉक अबाउट फाइनाइट वर्ब। चलो फाइनाइट के वर्ब के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब जाने कहां गया। कह रहा है फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और एक बात ध्यान रखें, वन होनी चाहिए, ओनली वन। ओनली और वन दोनों एक साथ है, बहुत एक्सप्रेस किया, इसको स्ट्रेस किया गया। तो वन फाइनाइट वर्ब अगर होनी चाहिए तो पहला क्वेश्चन होगा सर फाइनाइट वर्ब। जो 11th वाले बच्चा है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, वो भी समझ ले फाइनाइट वर्ब क्या है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देते हैं, आगे वाली स्लाइड में दिया नहीं होगा इसलिए हम यहीं पर समझाते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या है बेटा? एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ही गोज, आई गो, they are going, we went, and she has gone। बहुत ध्यान से समझना इसकी डेफिनेशन। हमने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखे और सब में एक कॉमन वर्ब का इस्तेमाल किया, सब में एक कॉमन, दे आर गोइंग यहाँ पर लिखना चाहिए था, हम भूल गए। सब में हमने एक कॉमन वर्ब का इस्तेमाल किया, एक है गोज, दूसरा है गो, तीसरे में गोइंग, और चौथे में वेंट, और पांचवें में गॉन। अब आपको लग रहा है ये गो एक वर्ब थी, फंडामेंटल एक बेसिक फॉर्म है इसका, और इसके 5 फॉर्म हमने 5 सेंटेंस में लिखे। ये जो 5 फॉर्म 5 सेंटेंस में लिखे, तो किसी भी वर्ब का जो निर्धारितकरण होता है या जो निर्धारित होती है उसका डिटर्मिनेशन होता है, उसके रूप का डिटर्मिनेशन, एक्चुअल में उसके रूप का डिटर्मिनेशन जो होता है वो अपने सब्जेक्ट की वजह से होता है। मतलब जो वर्ब आई है किसी भी वाक्य में, उस वर्ब के जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल होना, ये वर्ब के फॉर्म को डिपेंड करता है। अगर वर्ब का फॉर्म सिंगुलर रखना है तो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, अगर वर्ब के फॉर्म को प्लूरल रखना है तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है, कहीं पर सब्जेक्ट, कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि ये किसी भी वर्ब के फॉर्म को डिटरमाइन कर देता है, एटलीस्ट सिंगुलर या प्लूरल के फॉर्म में तो कर ही देगा। बात समझ में आई? लेकिन कभी कभी कुछ वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट से निर्धारित ना होकर के अपने टेंस से निर्धारित होती हैं, अपने सब्जेक्ट से निर्धारित ना होकर के अपने टेंस से निर्धारित होती हैं। इसका ये अर्थ निकल कर आया डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब कि अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब which is determined by the subject's number or person and sometime by the tense of the sentence। एक फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, और कभी कभी अपने सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। तो फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब जो अपने रूप को परिवर्तित करती है अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग। यहां पर ही लिखा था, ही सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हमने गोज किया, उसी जगह हमने आई लिखा। आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन आई के साथ डू का प्रयोग करने पर और ही के साथ डज का प्रयोग करने पर एक फर्क आया कि आई प्लूरल और ही सिंगुलर, और इस वजह से उसकी जो वर्ब आई वो भी सिंगुलर प्लूरल में चेंज हो गई। इसका मतलब यहां पर जो गोज लिखा है, एक जगह गो एक जगह गोज, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इनके सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात आई, अब
यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो थर्ड पर्सन में था, बाकी सिंगुलर भी था। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था ये फर्स्ट पर्सन में और प्लूरल भी है, तो दोनों चीजें ही हो सकता है अफेक्ट कर रही हो, कभी कभी एक ही चीजें अफेक्ट कर रही है। मान लो कि यहाँ पर मान लो आई वॉज लिखा होता, तो यहाँ पर आई वॉज, आई का साथ वॉज जो लिखा है बेटा ये सिंगुलर माना गया, आई को हमने पास्ट में सिंगुलर मान लिया, लेकिन प्रेजेंट डिफरेंट में उसे हम प्लूरल मान लेते। लेकिन अब अगर हम तीसरे सेंटेंस पे देखें, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो गोइंग शब्द है, वे गोइंग जो है अपने सब्जेक्ट से नहीं डिटरमाइन है, बट बल्कि वो अपनी टेंस की वजह से डिटरमाइन है, क्योंकि यहां पर जो टेंस लिखा है वो इज एम आर का प्रयोग करने पर यह पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब यहां जो वर्ब डिटरमाइन कर रही है अपने रूप को, वो अपने सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन कर रही है। अगर हमने कहा दे आर गोइंग, तो गोइंग वर्ड दे की वजह से नहीं है, गोइंग वर्ड आर की वजह से है, और आर वर्ड अपने सब्जेक्ट की वजह से है, और ये पूरा सेंटेंस जो टेंस है इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां इनडायरेक्टली जो इफेक्ट है वो इसके टेंस का है। अगर हम यहां पर आई के साथ एम लगाएं तो भी हम गोइंग लिखेंगे, आई एम गोइंग या दे आर गोइंग, तो यहां पर आई और दे की वजह से गोइंग नहीं लिखा गया, बल्कि लिखा गया है एम और आर, और एम और आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं। इसका मतलब वर्ब अपने टेंस से निर्धारित हो रही है। तो ऐसी वर्ब जो अपने टेंस से निर्धारित हो कभी कभी, या फिर अपने सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से निर्धारित हो कभी कभी। बात समझ में आ गई ये? तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस, जहां पर एक फाइनाइट वर्ब हो। अब यहां पर देखते हैं, द टीचर इज टीचिंग हिज क्लास, इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब आ रही है? चाइडिंग समवन, बीटिंग समवन या रिसाइटिंग एनी लेसन, नहीं, एक वर्ब आई इज टीचिंग, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक में मेन वर्ब है। अगर हम बात करें तो यहां पर इसको हम मानेंगे फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये जो इज है ये फाइनाइट इसलिए होगी क्योंकि इज के ऊपर टीचर का इफेक्ट है, टीचिंग के ऊपर टीचर का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग माने तो टीचिंग फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रही है। तो अभी हम लोगों ने एक देखा था कि वो वर्ब जो है या तो अंडरस्टूड हो या एक्सप्रेस्ड हो, तो अंडरस्टूड भी है और एक्सप्रेस्ड भी है। अगर साफ साफ देखें तो इज है दिख रहा, अगर बात करें टीचिंग की तो ये भी अंडरस्टूड है। तो सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसमें दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहले तो हिंदी में देख लो, संयुक्त वाक्य। वैसे कॉम्प्लेक्स को संयुक्त नहीं कहा जाएगा, इसको मिश्रित कहा जाएगा। किसी किताब में अगर गलत दिया है तो उसको हमें माफ करिएगा, इसको मिश्रित कहते हैं। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या फर्क है बेटा? देखो, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में ये फर्क है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो होगा मिश्रित वाक्य। इसमें क्या है, जिस तरह से पानी में नींबू मिलाओगे तो उसके बाद नींबू का अस्तित्व तो खत्म, लेकिन टेस्ट बना रहेगा। उसी तरीके से जैसे पानी में अगर बालू मिलाओगे तो दोनों का अस्तित्व है। पानी और बालू को तब भी अलग किया जा सकता है, लेकिन चीनी को पानी में मिलाने पर चीनी को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होगी, इसमें एक सेंटेंस अपना जो है आधार या अपना बेस, अपनी वैल्यू खो देता है, जिस वजह से ये सेंटेंस बाद वाले सेंटेंस या पहले वाले सेंटेंस में मिंगल हो जाता है, और फिर उसकी जो वैल्यू है वो मेन सेंटेंस के बिना नहीं रह सकती। भैया नींबू डायरेक्टली कोई नहीं खा सकता, पानी में डाल करके पी सकता है। उसी तरीके से चीनी को डायरेक्टली कोई नहीं खाता, बल्कि अलग अलग चीजों में मिश्रित करके खिलाया जाता है, और इसी वजह से मिश्रित शब्द के लिए कहा गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अपना एक मतलब और भी होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिनाई भी होती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल भी होता है, लेकिन यहां कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रित से है। तो अब इसको पहचानने के लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज, यहां पर भी एक बात ध्यान रखना, यहां पर अ प्रिंसिपल क्लॉज लिखा है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हो सकती हैं, बट प्रिंसिपल क्लॉज केवल एक होगी। अब यहां पर एक बार फिर सवाल, सर व्हाट इज क्लॉज एंड व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज? इसके ऊपर हमने आपके लिए कम से कम 50 एग्जांपल इसी वीडियो में लेकर रखे, डोंट वरी। इसके लिए हमने आपके सामने 50 एग्जांपल हैं, अभी सारी एक्सरसाइज करेंगे। सिंथेसिस पढ़ने से पहले आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, मेरी गारंटी इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहे। तो बात करते हैं संयुक्त वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं। यहां पर ध्यान देना, इसकी उपवाक्य, क्लॉज का मतलब उपवाक्य होता है, क्लॉज का मतलब उपवाक्य, उप और वाक्य भी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जैसे कहते हैं ना, इसीलिए उपवर्ड आया। ठीक, तथा एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एग्जांपल में उदाहरण देते हैं, आई वाज लर्निंग अ क्वेश्चन व्हिच वाज डिफिकल्ट। अब यहां पर कैसे डिटरमाइन करें कि दैट दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेज?
क्लॉजेस क्या है इसकी डेफिनेशन हम आपको बाद में बताएंगे, बट क्लॉजेस का इतना मान समझ लो कि दो सेंटेंस होते हैं जो एडजॉइन होते हैं कंजंक्शन से। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई वाज लर्निंग अ क्वेश्चन व्हिच वाज डिफिकल्ट। अब यहां पर दो वर्ब आ रही हैं। जब भी सेंटेंस की बात होगी बेटा, सो यू मस्ट बी स्ट्राइकन विद द वर्ब। वर्ब से आपका दिमाग स्ट्राइक होना चाहिए कि सेंटेंस की पहचान उसकी वर्ब से होती है, चाहे वो मॉडल बेस्ड सेंटेंस हो, चाहे वो टेंस बेस्ड सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी बेस्ड सेंटेंस हो, चाहे वो सिंथेसिस का कोई सेंटेंस हो, चाहे वो फंक्शनल सेंटेंस हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल सेंटेंस हो। सेंटेंस की जब भी बात हो रही होगी तो एक्चुअल में वर्ब की बात हो रही होगी, और वर्ब के फॉर्म की बात हो रही होगी, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही होगी, मेन वर्ब की बात हो रही होगी। जब भी हम बात कर रहे होंगे सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं वर्ब की फॉर्म से। तो अब यहां पर देखने वाली बात, यहां एक वर्ब ये लिखी है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, और दूसरी वर्ब ये लिखी है जो भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, बट यहां पर लिंकिंग वर्ब भी है। आई वाज लर्निंग अ क्वेश्चन, यहां तक तो मीनिंग समझ में आ गई कि मैं एक क्वेश्चन लर्न कर रहा था, इसको ऐसे ही बोला जा सकता है। लेकिन इसके बाद यहां से अगर सेंटेंस को बोला जाए और बोला जाएगा तो ये निकल के आएगा जो मुश्किल था। अब आप जरा इस सेंटेंस को ऐसे बोल के देखिए, जो मुश्किल था, केवल इतना बोलिए। तो जाहिर सी बात है आप इसे अकेले नहीं बोल सकते, जो मुश्किल था। जब तक आप ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे, आई वॉज लर्निंग अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल लर्न कर रहा था या सीख रहा था, जो मुश्किल था। जब जो मुश्किल बोला गया तो सामने वाला इसकी मीनिंग नहीं समझ पाया। तो ये जो क्लॉज हमने बोला विच वॉज डिफिकल्ट, ये विच वॉज डिफिकल्ट इस वजह से चूंकि इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, इसकी मीनिंग के लिए हमें अपने पहले वाले सेंटेंस को बोलना पड़ेगा। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो जहां पर जिसकी मीनिंग ना समझ में आए वो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसके बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज ना बोला जाए वो हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल का मतलब आप समझते होंगे, प्रधानाचार्य, हेड ऑफ द स्कूल होता है वहां पर। तो हेड ऑफ द स्कूल के बिना कोई भी डिसीजन इंचार्ज नहीं ले सकता, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं ले सकता। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जब वाइस प्रिंसिपल कोई डिसीजन लेता है, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन प्रिंसिपल का ही होता है। वाइस जो प्रिंसिपल होगा, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल इट मे वर्क। तो जब ये नहीं होगा पूरा, आई वॉज लर्निंग अ क्वेश्चन, तब उसके बाद विच वॉज डिफिकल्ट को इट वॉज डिफिकल्ट लिखकर काम चलाया जा सकता है, देन इट विल बिकम द प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहां पर दो सेंटेंस थे जिसको एक कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़ा गया। ये कंजंक्शंस कैसे आया, क्यों आया, कब आया, कैसे नियम है, ये सारी बातों जानने से पहले आप पहले क्लॉजेस, फ्रेजेस, उनमें फर्क करना, फाइनाइट वर्ब, नॉन इनफाइनाइट वर्ब, इनके बारे में समझना बड़ा जरूरी। फिर बात आती है शी बिगेन टू वीप बिकॉज शी वॉज रिब्यूक्ड, वह रोने लगी, वह रोने लगी क्योंकि। अब यहां पर एक कंजंक्शन फिर आया, बिकॉज, इसका मतलब क्योंकि। तो जाहिर है एक चीज याद रखिएगा, जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होगी तो उसमें जो कंजंक्शंस यूज होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन जो दो सेंटेंस को ऐड करें और सबऑर्डिनेट का कार्य कर रहे हो एक क्लॉजेस में, तब वो कंजंक्शन आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। जिसमें एक एग्जांपल हमने बिकॉज का ले लिया, दूसरा एग्जांपल हमने विच का ले लिया। एक कॉमन सी बात याद रखेंगे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपकी जानत में 15, 16, 17, 18 जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग जब भी करिएगा दो सेंटेंस के बीच में, तो आप समझ जाइएगा वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं। 1% एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कंपाउंड बन जाता है, बट वो एक्सेप्शन केस है। आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, बट इस वीडियो में वी विल डिस्कस द होल अबाउट द सिंथेसिस। ठीक, बात समझ में आ गई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद आती है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें जो मिश्रित लिखा है इसको आप संयुक्त लिख लीजिए, हिंदी उल्टी हो गई है, संयुक्त लिख लीजिए। ठीक, संयुक्त। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड का मतलब भैया आपने साइंस में बहुत वर्ड पढ़ा होगा, कई चीजों से मिश्रण बनता है तो उसमें अलग अलग कंपाउंड होते हैं। यहां पर जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज। यहां पर देखो एक चीज लिखी है, मेड अप ऑफ 2 और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें कोई एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता था? हेल्प करने वाला। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में दोनों सेंटेंस अपने आप में फ्री होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों की मीनिंग अपने आप में क्लियर होगी और दोनों को बिना कंजंक्शंस के बोला जा सकता है और दोनों के अपने अपने अर्थ आएंगे। तभी इसलिए कहा है कि ये सेंटेंस जब बनेगा तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होती है। मतलब दोनों को ही आप प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, दोनों को ही आप मेन क्लॉज कह सकते हैं, या दोनों को ही आप कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट। जहां पर दोनों ही मेन है तो उसे आप कोऑर्डिनेट कह लीजिए। एक दूसरे से कोऑर्डिनेट का मतलब 50-50 इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ सेंटेंसेस। तो बात समझ में आई। मिश्रित वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य होंगे तथा वे स्वतंत्र रूप से भी अपना कार्य, अपना अर्थ पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, गॉड मेड द कंट्री एंड मैड मेड द टाउन।
भगवान ने कंट्री बनाई और इंसान ने टाउन उसको बनाया। अलग अलग सेंटेंस बोला जा सकता है ऐसे, मैन मेड द टाउन। एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, तो ले लीजिए, आई went to Delhi and I visited many places। ये दो सेंटेंस है जिनको हमने एंड से जोड़ा। एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड सेंटेंस का कंजंक्शन है, इस वजह से एंड का ही हमने एग्जांपल दिए। बाकी हैं तो कम से कम 15 लगभग 10-12 या 15 कंजंक्शंस जो कंपाउंड सेंटेंस में पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे कम से कम 35 कंजंक्शंस ऐसे होंगे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ते हैं। उनको जब आप जान लेंगे देन यू कैन यूज एनी कंजंक्शंस इन एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिलहाल यहाँ देखते हैं, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। इस सेंटेंस को ऐसे बोला जा सकता है, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, आई वेंट टू दिल्ली। इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि इसको ऐसे नहीं बोला आई वेंट टू दिल्ली तो सामने वाला पूछेगा तो क्या। जैसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने देखा जो मुश्किल था, तो अब जो मुश्किल के लिए सामने वाले को समझ में नहीं आया क्या मुश्किल था, उस क्या मुश्किल का जवाब जब आप जब पहला वाला सेंटेंस बोलेंगे आई वॉज लर्निंग अ क्वेश्चन, तब उसे समझ में आएगा ये वो क्वेश्चन की बात कर रहा था जो मुश्किल था, जो ये सीख रहा था। जबकि यहां पर अगर इस सेंटेंस को बोला जाए आई वेंट टू दिल्ली एंड आई विजिटेड मेनी प्लेसेज, अगर आप देखें तो आई विजिटेड मेनी प्लेसेज अपने आप में बोला जा सकता है, ये भी इंडिपेंडेंट है। क्यों? मैंने बहुत से प्लेसेस घूमे, तो उसके अलावा कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। ठीक, तो ये इंडिपेंडेंट ये भी है, ये भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आप सेंटेंस के बनाना सीख रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस हो या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, हमें सेंटेंस को छोटा करना पड़ता है, तो जो इररिलेवेंट या अननेसेसरी वर्ड है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो अगर आप देखें दोनों ही वर्क आई ने किए, दोनों की जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग हुई, तो इसका मतलब है जो कॉमन चीजें उसको अलग करके भी लिखा जा सकता है। अगर आप ये आई हटा देंगे यहां से तो भी ये काम करेगा, आई वेंट टू दिल्ली एंड विजिटेड मेनी प्लेसेज, तब भी ये सेंटेंस कंपाउंड ही माना जाएगा। दो वी रिमूव्ड सब्जेक्ट फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ कंपाउंड सेंटेंस। अंडरस्टूड? तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस की बात। लेकिन अभी आपको आधी अधूरी बात समझ में आएगी, सर ये जो क्लॉजेस है इसको समझाइए। इसके समझाने के लिए हमने आपके लिए बहुत बढ़िया से पीपीटी बनवा रखी है, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा और आज के बाद से कसम खा सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ क्लॉज को कैसे पहचाने या फ्रेज और क्लॉज में क्या फर्क करें वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। अब आती है सर क्लॉज क्या है, तो क्लॉज क्या है उस बात का जवाब आपके सामने है, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाएंगे जिसको हमने सोचा है आपको समझाकर आज जाना है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। बहुत ध्यान से इस पहले डेफिनेशन को समझ लो। आप क्लॉज और सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आज की इस वीडियो देखने के बाद सब्र रखो बस। यहां यह मसला नहीं है कि हम सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ें, कि आखिर हम क्लॉज क्यों समझें। यहां पर क्लॉज समझना, सेंटेंस है सर 2 ही नंबर का तो आता है। यहां मसला 2 नंबर का नहीं है, यहां मसला डिटेल में पढ़ने का नहीं, यहां मसला यह है क्या इंग्लिश से आप जीवन में पीछा छुड़ा पाएंगे। जब आप इंग्लिश से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे तो जाहिर है इंग्लिश का सामना बार बार करना पड़ेगा। फिर चाहे आपको लेटर लिखने हो, चाहे फिर आपको कोई एसेज लिखने हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव तैयारी करना हो, चाहे वो किसी पद पर जाना हो, तो इंग्लिश तो हर जगह मिलने वाली है। तो ये जो इंटरमीडिएट में इंग्लिश पढ़ाई जाती है यही बेसिक इंग्लिश है और इसके बाद कोई इंग्लिश होती नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इसके बाद कोई इंग्लिश नहीं है। बेसिक और स्टैंडर्ड और हायर लेवल सब इंटरमीडिएट खत्म, पूरी इंग्लिश आपको यहाँ ए से लेकर के जेड तक सिखा दी जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इन मेनी वेज, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश जो भी हो सीखिंग कह लो। तो आपका जो अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि इंग्लिश हमें समझ में आए, चाहे वो लिखने में, स्पीकिंग में या फिर समझने में। जब हम लिख रहे हो तो भी समझ पा रहे हो कि हम क्या लिख रहे हैं, तो वहां पर हमें वेरिएशन चाहिए होते हैं सेंटेंसेस के। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम क्लॉज नहीं समझेंगे तो क्लॉज ना समझने पर हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी। और जब कभी भी हम ऐसे राइटिंग कर रहे होंगे, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, कोई हम बी ग्रेड का एग्जाम दे रहे होंगे, ए ग्रेड का कोई पीसीएस का या आईएएस का एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहां पर हमसे ऐसे राइटिंग पूछी जाएगी, 500 600 वर्ड 1200 वर्ड्स में एसेस पूछे जाएंगे। तो उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक, आप में से कितने लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं कि इंटरमीडिएट की कंप्लीट नॉलेज हो और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर पाए। तो ये इसलिए जरूरी है डिटेल में समझना।
क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर से समझ लो, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। यहां पर क्या लिखा है? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखो बहुत बहुत बढ़िया सा, इस पर ध्यान दो। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, किसी भी एक वाक्य का एक पार्ट होता है, बहुत ध्यान समझना, किसी भी एक सेंटेंस का या किसी भी एक वाक्य का एक पार्ट जो है, एंड कंटेन्स, ये भी ध्यान रखना, और साथ ही साथ उस जो पार्ट को हम क्लॉज कह रहे हैं उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। अब आपने कक्षा 10 में या कक्षा 9 में प्रेडिकेट पढ़ा होगा, एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, डू यू रिमेंबर? शायद 90% बच्चे भूल गए हों कहां से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। 10% बच्चे हो सकता बता दें सर वे जहां वर्ब स्टार्ट होती है वहां से प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही, जो वर्ब का पार्ट होता है, और वर्ब का पार्ट कहां होता है? एज द सब्जेक्ट एंड्स द पार्ट ऑफ द वर्ब स्टार्ट्स। जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा किसी भी सेंटेंस का, उसके आगे का जो पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। बात समझ में आ गई होगी। जैसे ही आपका सब्जेक्ट एंड होगा वैसे ही आपका प्रेडिकेट का पार्ट स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल दें हम, आई विद माय फ्रेंड आर प्लानिंग to go on an expedition। इसका मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ एक्सपेडिशन, एक ऐसी यात्रा जो रिस्क से भरी हो, उसे एक्सपेडिशन मतलब इसे हिंदी में कुछ कहते हैं, मतलब मनोरंजित जो यात्रा होती है, जैसे पिकनिक पे जाना या कुछ एक नया रिस्की करना, कुछ थ्रिलिंग करना, उसे एक्सपेडिशन कहते हैं। कोई एक यात्रा, ऐसी यात्रा जिसमें हम लोग कुछ नया करते हैं, उसे एक्सपेडिशन कहते हैं। अब इस सेंटेंस में आपसे कहा जाए कि वेयर इज द सब्जेक्ट एंड वेयर इज द प्रेडिकेट पार्ट। दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस का, एक सब्जेक्ट पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर आई इज द सब्जेक्ट, बहुत से बच्चे कहेंगे आई के साथ विद सब्जेक्ट, बहुत से बच्चे कहेंगे माई फ्रेंड्स, जबकि ये पूरा सब्जेक्ट है बेटा। यहां तक ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, और इसके बाद ये जितना भी पार्ट बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। इसका मतलब प्रेडिकेट स्टार्ट फ्रॉम वेयर द वर्ब स्टार्ट, जहां से वर्ब स्टार्ट हुई, वेदर इट इज हेल्पिंग वर्ब और चाहे ये मेन वर्ब हो, तो यहां से ये वर्ब स्टार्ट हो गई। तो अब यहां क्या कह रहा है कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और वन प्रेडिकेट भी हो, इसका मतलब यह है सब्जेक्ट और वर्ब भी होगा उसमें। प्रेडिकेट का मतलब क्या, यहां पर वर्ब ही से तो मतलब है, प्रेडिकेट का मतलब एक सब्जेक्ट भी हो और एक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मींस वर्ब भी हो, और फिर भी वो किसी एक सेंटेंस का पार्ट हो, तो फिर उसे हम क्लॉज क्यों कह रहे हैं। चलो बात करते हैं, एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, देखो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल तो आराम से समझना। हमने कहा he was watching, आपसे कहा जाए what is it, what is it, ये क्या है, सॉरी इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगेगा। he was watching TV, पूरा कर दे, he was watching TV। आपसे पूछा जाए what is it, आप कहेंगे सर सेंटेंस है और क्या, he was watching TV, बिल्कुल सही है, और टीवी देख रहा था। अभी तो ये सेंटेंस है, अभी ये सेंटेंस है, बिकॉज इट कंटेन्स वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब और वन वर्ब, फाइनाइट वर्ब छोड़ दीजिए, अभी ये सेंटेंस है ये पूरा। बट सपोज करो इस सेंटेंस के पहले हमने यहां पर एक वर्ड लगा दिया व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। अब ये ऐसे बोला गया व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी। अब आपसे पूछा गया नाउ व्हाट इज इट, अब आपसे ये पूछा गया कि अब क्या है ये, तो अब आप इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। डू यू नो व्हाई, डू यू नो व्हाई, डेफिनेशन पढ़ लो बेटा। इस क्लॉज के डेफिनेशन में एक वर्ड मिसिंग आपको दिखेगा, जो कि डेफिनेशन में, जो कि सेंटेंस की डेफिनेशन में आता है, और सेंटेंस की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है कंप्लीट मीनिंग का, कंप्लीट मीनिंग का ये वर्ड मिसिंग है ना। कभी कभी ऐसा भी कुछ टीचर बता देते हैं, उनके मुंह से शायद निकल जाता हो कि क्लॉज में भी कंप्लीट मीनिंग आती है। तो इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि जब हम क्लॉज की बात कर रहे हो तो एक क्लॉज सेंटेंस हो सकता है। क्या कह रहे हैं हम जस्ट अ मिनट, यहां पर जब हमने व्हेन लगाया, व्हेन ही वाज वाचिंग टीवी, तो अब ये सेंटेंस से एक क्लॉज बन गया। और ये क्लॉज क्यों बन गया, क्योंकि अब इसमें एक कंजंक्शन ऐड हो गया, और ऐसा कंजंक्शन ऐड हो गया कि अब वो मीनिंग ही नहीं दे पा रहा है।
जब तक ही वॉज वॉचिंग टीवी बोला जा रहा था तो इसका मतलब निकल रहा था वह टीवी देख रहा था, लेकिन व्हेन लगाने पर अब ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, क्योंकि अब इसका मीनिंग निकल कर रहा है जब वो टीवी देख रहा था, क्योंकि इसका अर्थ ये ना निकालना कब वो टीवी देख रहा था, क्योंकि कब वो टीवी देख रहा था और जब वो टीवी देख रहा है में फर्क है। अगर आप ये कह रहे हैं कब वह टीवी देख रहा था तो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये, और ये साथ ही साथ एक सिंपल सेंटेंस भी होगा। लेकिन अगर हम कब की जगह उसे जब बोलेंगे तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ये क्लॉज होगा, क्योंकि अब ये किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रहा है और उसके लिए हमें एक सेंटेंस को ऐड करना पड़ेगा, और जब तक वो सेंटेंस को ऐड नहीं किया जाएगा इस सेंटेंस की मीनिंग नहीं आएगी। इसलिए अगर हम यहां पर लिख दें आई केम व्हेन ही वॉज वॉचिंग टीवी। अब जरा इस सेंटेंस को यहां से यहां तक पढ़ो। मैं आया जब वह टीवी देख रहा था, या फिर आप ये कह सकते हैं जब वह टीवी देख रहा था तब मैं आया। अब ये मीनिंग पूरी आ रही है। आई केम व्हेन ही वॉज वॉचिंग टीवी, हमसे पूछा तुम कब आए, तो मैंने कहा मैं तब आया जब वह टीवी देख रहा था। अब ये सेंटेंस यहां से यहां तक बोला जाएगा तो ये मीनिंग समझ में आएगी। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और देखें, देखो एक सेंटेंस है वेट हेयर, मान लो ये सेंटेंस है। अभी ये सेंटेंस है, सेंटेंस का अर्थ क्या है, वर्ब के फॉर्म से या वर्ब से होता है। अगर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। हमने कहा वेट हेयर, मेरा इंतजार करो, या यहां इंतजार करो, केवल सामने वाले से कहा। लेकिन सपोज करो हमने एक कंजंक्शन ऐड कर दिया, मान लो अनटिल वर्ड यूज किया, देखते हैं क्या सेंटेंस सही बनेगा। इसको एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, इसको बाद में रखेंगे। आई कम, ये बोला हमने सेंटेंस आई कम। अभी आई कम मतलब मैं आता हूं, ये मीनिंग पूरी दे रहा है। लेकिन मान लो हमने यहां पर एक सेंटेंस में एक कंजंक्शन लगा दिया अनटिल। अब आपसे कहा गया इसको पढ़ो, तो अब इसकी मीनिंग निकल कर आएगी जब तक मैं ना आ जाऊं। अभी तो मैं आता हूं आई कम, लेकिन जब अनटिल लगा तो इसकी मीनिंग निकल कर आती है जब तक मैं नहीं आता। इसमें नहीं वर्ड भी इंक्लूड होता है क्योंकि अन लगा हुआ है, टिल में अन लगा देने पर जब तक नहीं शब्द की मीनिंग आती है। अब जब यहां से बोला गया सेंटेंस तो ये निकल कर आए अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता। इसके लिए हमें फिर यहां पर लगाना पड़ेगा वेट हियर। अब यहां पर एक सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये, एक सेंटेंस इंपरेटिव और दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव, बीच में आया कंजंक्शन। इस कंजंक्शन लग जाने की वजह से ये जो सेंटेंस था ये बन गया क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक सेंटेंस हो भी सकता है, क्लॉज एक सेंटेंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस एक क्लॉज जरूर होता है। तो मेरी बात पर ध्यान देना, जब कोई क्लॉज की बात करे तो क्लॉज कभी कभी सेंटेंस हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस एक क्लॉज हमेशा रहेगा। जब भी कोई सेंटेंस अगर लिखा, मान लो हमने लिखा आई कम, हमने कहा आई कम, तो आपसे पूछा जाए ये सेंटेंस है, आप कहेंगे हाँ ये क्लॉज है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्लॉज कौन सी होगी, तब क्लॉज के डेफिनेशन पर और उसके कैटेगरी पे बात करेंगे तब हमें ये पता चलेगा आई कम ये क्लॉज भी है, सेंटेंस तो है लेकिन साथ में इसको क्लॉज भी कहा जा रहा है। लेकिन जब कोई एक क्लॉज लिखी है तो उसको सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ शर्तें चाहिए, और किसी भी क्लॉज को सेंटेंस तब कह सकते हैं जब वो क्लॉज अपनी मीनिंग पूरी दे। अभी तक ये आई कम यहां तक मीनिंग दे रहा था तो एक सेंटेंस था और ये अपने आप में कोऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लॉज थी। लेकिन अगर इसमें हमने एक कंजंक्शन लगाया अनटिल, तो अनटिल लग जाने पर फिर ये सेंटेंस जो है अब क्लॉज बना, और क्लॉज वो भी सबऑर्डिनेट बना, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज मीनिंग नहीं दे रही है। उसके पहले एक क्लॉज और लगाई वेट हियर, तो अब इसमें दो क्लॉजेज आई, एक क्लॉज आ गई प्रिंसिपल और एक क्लॉज आ गई सबऑर्डिनेट। इसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे बनेगी प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनेगी, सारी बातें करेंगे, इस पर ही बात करेंगे। तो इसका मतलब बात समझ में आ गई कि जब भी किसी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, ठीक है, और उसकी मीनिंग
कभी कभी आती भी है और कभी कभी नहीं भी आती है, और साथ ही साथ वो एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट बनाए, तब उसे हम क्लॉज कहते हैं। बात समझ में आई कि क्लॉज किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे वेट हियर अंटिल आई कम, वेट हियर अंटिल आई कम, ये कंप्लीट सेंटेंस है, बट इसमें आपसे कहा जाए क्लॉजेस कहां है, तो आप क्लॉज क्या कहेंगे? यहां से एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, दो क्लॉजेस। तो इसका मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस के दो पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट अलग क्लॉज है, दूसरी पार्ट अलग क्लॉज है। उसी तरह ऊपर है आई कम व्हेन ही वाज वाचिंग, अभी ही वाज वाचिंग था, विल लगाया तो ये क्लॉज बन गया। तो ये पूरे सेंटेंस का केवल एक पार्ट है जो कि ये लिखा है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और साथ ही साथ इसमें क्या है? कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा और साथ ही साथ एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट कभी कभी ना भी हो, बट प्रेडिकेट का होना बड़ा ही आवश्यक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रेडिकेट के बिना कोई भी सेंटेंस सेंटेंस तो नहीं कहलाएगा। एटलीस्ट कंप्यूटर महोदय पानी वानी पिलाओगे भैया? चलो आगे बढ़ेंगे भाई। अब बात आती है फ्रेज की, अब बात आती है, इसको हम लोग एग्जांपल तभी समझेंगे कि फ्रेज कैसे पहचाने और क्या नाम क्लॉजेस कैसे पहचाने। फ्रेज को हिंदी में हम कहते हैं उपखंड, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस। यहां पर जो मेक सेंस है, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड अ फ्रेज। इस बात पर ध्यान रखना, यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक, आगे ये डेफिनेशन लिख लो। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम कह सकते हैं। कंप्यूटर महोदय पानी वानी भैया, तो जो है इसको आप विच मेक भी कह सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। अब इसको समझते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का भाग हो। यहां पर भी वाक्य का भाग है, यहां पर ध्यान देना, ये भी वाक्य का भाग है, और अपना वो अर्थ पूरा ना दे, बल्कि लगभग पूरा अर्थ दे। लगभग का मतलब आधा दे, अधूरा दे, 90% दे, लेकिन पूरा नहीं हो सकता, फ्रेज कहलाता है। इसके सब्जेक्ट भी हो सकता है और नहीं भी, किंतु फाइनाइट वर्ब कभी नहीं। तो जाहिर सी बात है, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है या फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट लगेगा, कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि इसमें ये सब्जेक्ट है, लेकिन उसका सब्जेक्ट होना किसी भी वाक्य का निर्धारण नहीं होता। किसी भी वाक्य का निर्धारण उसकी फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब या उसके वर्ब के फॉर्म से होता है, कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है तो वो सेंटेंस कौन सा है। ये फ्रेज हुआ। अब इस फ्रेज को समझने के लिए, क्लॉज को समझने के लिए हमने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, कम से कम बहुत से एग्जांपल बना रखे हुए हैं। तो फ्रेज और क्लॉज के बीच में फर्क समझते हैं, चलो देखते हैं। पहले तो आप देख लो 9 जो काइंड्स ऑफ फ्रेजेस हैं। फ्रेज को हम 3 तरह से डिफाइन करते हैं। फ्रेज जैसे उपभाग, जिसे हमने कहा 3 तरह के उपभाग बनाए जाते हैं। पहला फ्रेज जिसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। सिंपल है, नाउन फ्रेज इसीलिए कहा जा रहा है जो कि नाउन का कार्य करे। नाउन का कार्य करने के लिए अब जरा एक एग्जाम्पल है, हमने आपके लिए 10-10, 12-12 एग्जाम्पल रखे। फिलहाल एक एग्जाम्पल देखिए, द बॉय वॉन्ट्स टू सी द ताज। अब यहां पर ब्रैकेट में आपके सामने लिख दिया गया है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, बट यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? नाउन फ्रेज होता क्या है? नाउन फ्रेज के अंदर द बॉय, आपसे पूछा जाए इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, बहुत से बच्चे बताएंगे सर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट की तुरंत बाद आती तो ये वर्ब हो गई। उसके बाद जो टू सी द ताजमहल है, अगर आप इसको अलग अलग तरीके से पूछे तो आप कहेंगे सर ये इन्फिनिटिव है। मान लिया आपके कहने पर ये इन्फिनिटिव है, ठीक, इन्फिनिटिव है। आपसे कहा दा क्या है, आप कहेंगे आर्टिकल है। ताजमहल क्या है, आप कहेंगे नाउन है। नहीं, हम यहां पर सेंटेंस के पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। किसी भी सेंटेंस का पार्ट 3 होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये नेसेसरी एंड अनअवॉइडेबल पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आपसे पूछे दिए गए एग्जांपल में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपने ही कहा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। ये क्या है, वर्ब है। तो फिर वर्ब के बाद जो पार्ट आता है वो क्या आता है, आप बताएंगे? नाउन आता है। नाउन का मतलब ऑब्जेक्ट आता है। इस ऑब्जेक्ट पर हम सिंपली 2 चीजें देखते हैं।
जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम सिंपल दो चीजें देखते हैं, वो क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट या एक नाउन या एक प्रोनाउन। जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट पर या तो नाउन होगा और या तो प्रोनाउन होगा। क्या होगा बेटा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, दो चीजें हैं। जब कभी भी नाउन या प्रोनाउन ना आकर के ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए, वो भी कहां पर, सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। कहां पर, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसी सब्जेक्ट बनता है। कभी कभी हम जीरेंडियल नाउन भी बात करते हैं, वर्बल नाउन जिसे हम कह देते हैं, वो अलग बात है। फिलहाल हम सिंपल ये जानते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो दो काम तो जरूरी ही करेगा, एक तो सब्जेक्ट बनने का काम, एक तो किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का काम। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है द बॉय, इस द बॉय की जगह हम चाहते तो ही भी लिख देते, तो ये प्रोनाउन हो गया। तो जब भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पर, मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन और प्रोनाउन आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी अगर उस पे नाउन और प्रोनाउन की जगह 2, 3, 4 वर्ड आ गए, वो जो वर्ड्स का ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स को ही हम नाउन फ्रेज कहेंगे, बिकॉज दे कम एट द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन या प्रोनाउन के प्लेस पर आए। बात समझ में आई। अब यहां पर जो टू सी द ताजमहल है, एक्चुअल में ये किसकी जगह है, एग्जाम्पल से समझ लो। हमने कहा द बॉय वॉन्ट्स मी, लड़का मुझे चाहता है, या फिर हो सकता है वॉन्ट्स अ पेन, कुछ भी चाहता है। अब वॉन्ट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर मी है, दिस इज अ प्रोनाउन एंड दिस इज ऑल्सो नाउन, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन को हटा करके हमने 4 वर्ड लिखे, टू सी द ताजमहल, लड़का ताजमहल देखना चाहता है, लड़का एक पेन चाहता है। जहां पर लड़का एक पेन चाह रहा है, पेन नाउन था, उसी नाउन को हटा करके हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिया, तो नाउन फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ नाउन फ्रेज। बात समझ में आई। चलो अब अगर हम बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की, अब यहां पर एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो भी एक एडजेक्टिव का काम करे उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहां देखो, ही परचेज्ड अ पेन विद अ गोल्डन निब, आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है, तो अब आप देखें सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये वर्ब हो गई आपकी, उसके बाद जो पूरा फ्रेज लिखा है ये आपका बनेगा एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे बना, अगर इस सेंटेंस को आप ये लिखते, ही परचेज्ड अ गोल्डन पेन, ही परचेज अ गोल्डन पेन, तो इसमें आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एडजेक्टिव, तो आप सिंपल कहते हैं सर ये, इस एडजेक्टिव को ही, क्योंकि ये इसके साथ में ही आएगा, पेन के साथ ही आएगा, अदरवाइज फिर वो एडजेक्टिव तो कहां नहीं जाएगा। अगर ये इसके साथ आएगा तो यहां जो एडजेक्टिव लिखा है, इस एडजेक्टिव को खोल करके 3 या 4 शब्दों में लिखा गया, और लिखा गया अ पेन विद अ गोल्डन निब। गोल्डन पेन का मतलब क्या है, गोल्डन निब के साथ है, हो सकता है वो सोने का पेन ऊपर से भी हो, बट कुल मिलाकर के इस गोल्डन वर्ड से पता चल रहा है कि एडजेक्टिव है। इसी एडजेक्टिव की जगह यहां पर 4 शब्द लिखे गए, अ पेन विद गोल्डन निब। बात समझ में आ गई। ही परचेज्ड अ गोल्डन पेन, ये लिखा जाता तो ये एडजेक्टिव केवल होता, लेकिन इसकी जगह 4 शब्द मिलाकर लिखे गए, तो इसी वजह से इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा गया। क्या कहा गया, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट चलेंगे एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। सिंपल है, एक एडवर्ब वो होगा जो एडवर्ब फ्रेज वो होगा जो एडवर्ब का काम करे। आई लव यू विद माई हार्ट, सब्जेक्ट आई, लव वर्ब हो गई, यू तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब इसमें एक वर्ड जो फ्रेज आया वो आया विद ऑल माई हार्ट। अब अगर हम ये कहें, इस सेंटेंस को हम ये लिख देते, आई लव यू हार्टली, और आपसे अब पूछा जाता कि व्हाट इज सब्जेक्ट हियर, ऑफ कोर्स इट इज, व्हाट इज वर्ब, ऑफ कोर्स लव, व्हाट इज यू, इट इज ऑब्जेक्ट। और अब आपसे ये पूछा जाए अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट इज इट, ये क्या है, तो आप कहते हैं सर ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब द वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब और अदर एडजेक्टिव
समटाइम द होल सेंटेंस। एक एडवर्ब एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो स्पेशली वर्ब को क्वालिफाई करता है बट केवल वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता। कभी कभी ऐसे बहुत से एडवर्ब्स आते हैं जो दूसरे एडवर्ब्स को, कभी एडजेक्टिव्स को, कभी पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वी विल टॉक अबाउट लेटर। हार्टली वर्ड, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, हार्टली। हार्टली जो वर्ड है, तो इस वर्ड से क्या पता चल रहा है, हृदय से कोई काम कर रहे होंगे तो आप वहां पर कहेंगे मन से, मन लगाकर, हृदय से। तो यहाँ जो एलवाई है इसका सिंबल भी हो गया। हम लोग जनरली एलवाई वाले वर्ड को ही एडवर्ब मानते हैं, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट कंप्लीट अबाउट एडवर्ब। तो जब भी आप एलवाई वाले वर्ड देखें तो या इट इज नेसेसरी दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, और दिस इज ऑब्वियस, यू कैन रिकॉग्नाइज दैट 90% ऑफ द वर्ड्स एंडिंग इन ly they are called adverb। वो एडवर्ब ही कहे जाते हैं या एडवर्ब होते हैं, they are adverb, but not always, हमेशा नहीं होते। तो हार्टली को हमने क्या लिखा, with all my heart, with all my heart लिखोगे तो ये 4 शब्द में लिखा गया, एक शब्द में लिखा तो ये एडवर्ब, 4 शब्दों में लिखा गया तो ये एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज क्या है। ठीक, अब बात करें हम इसके थोड़े से प्रैक्टिस के ऊपर, तो आइए फ्रेज के ऊपर चलेंगे कुछ, और फ्रेज के बाद कहाँ गया भाई, नाउन फ्रेज। चलो अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये द बॉय वॉन्ट समथिंग, देखो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा था लेकिन हमने अपने आप से बता दिया। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए द बॉय वॉन्ट समथिंग, समथिंग की जगह अगर इसको कहेंगे तो आप ये कहेंगे नाउन है, लेकिन अगर ये कह दें द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम, तो टू गो होम में 3 वर्ड आए, इसीलिए आप इसे कहेंगे नाउन फ्रेज। क्या कहेंगे बेटा, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की डेफिनेशन ये लिखी है, बट हमें आपको प्रैक्टिस करवानी है। नाउ कम टू द एग्जांपल ऑफ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के एग्जांपल देख लो कैसे पहचाने। नाउन फ्रेज को पहचानने के लिए बस आप ध्यान रखिए, नाउन के 2 फंडामेंटल एक्शन जरूर होते हैं, वैसे होते तो 5 हैं, लेकिन आपको 2 सबसे ज्यादा ध्यान देने हैं क्योंकि उन्हीं से वास्ता आपका पढ़ना है। अब दिए गए सारे सेंटेंसेस में नाउन फ्रेज कहां पर है, पहला देखो ये इज लगा, इसके पहले 3 वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये किसकी जगह यूज किया गया, सब्जेक्ट के प्लेस पर। और सब्जेक्ट के प्लेस पर होता क्या, जनरली नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो जाहिर है ये नाउन फ्रेज हो गया। अर्ली टू बेड, इसका सेंस निकल कर आ रहा है बेड पर जल्दी जाना, मतलब जल्दी सोना, ये सेंस के अकॉर्डिंग है, यहाँ फ्रेज के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग में भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको। सेकेंड है वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आपसे पूछा गया वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट में क्या है बेटा, प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज, क्योंकि यहां पर तो सिंगल वर्ड है जो कि प्रोनाउन है, यहां पर एंजॉय जो कि वर्ब है, वर्ब के बाद जो पार्ट होगा वो होगा ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर केवल नाउन या प्रोनाउन आते हैं। थर्ड वाले में डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक, सिंपल, अगेन एंजॉय, उसके बाद रीडिंग द बुक। एंजॉय के बाद ये जो पूरा आ रहा है इसको आप वर्ब में काउंट नहीं करेंगे, ये आपका जीरेंडियल नाउन के तरीके से या पार्टिसिपल के तरीके से सेंटेंस में यूज होता है। फिलहाल यहां पर ये पार्टिसिपल के तरीके से प्रयोग किया गया है, जीरन के तरीके से प्रयोग किया गया, और 3 शब्दों का ग्रुप भी है, तो आप ये नाउन फ्रेज हो गया। आप इसको एक्सरसाइज अपनी कॉपी में लिख डालिए, नाउन फ्रेज। टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन, अब यहाँ पर क्या है, इज, देखो यहाँ इस क्या है, वर्ब, वर्ब के पहले जो पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन की जगह अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। टू विन अ प्राइज, प्राइज को जीतना मेरी इच्छा है, मेरी एम्बिशन है। He hopes to win the first prize, अगेन होप्स के बाद जो वर्ड आएगा, होप्स क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद वाला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर टू विन द फर्स्ट प्राइज, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउन फ्रेज। He loves to issue harsh orders, अगेन लव्स के बाद जो वर्ड पूरे लिखे गए हैं ये क्या होंगे, पूरा फ्रेज, नाउन फ्रेज। I tried to get the sum right, अगेन ट्राइड के बाद जो पूरा वर्ड यूज किया गया है, टू गेट द सम राइट, 4 5 वर्ड हैं। उसके बाद है स्टैंडिंग अबाउट इन अ कोल्ड वेट विंड। अब उसके बाद देखो यहाँ तक डिड वर्ब आ गई, वर्ब के पहला जो भी लिखा गया है ये सब फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है भाई, वर्ब के पहला वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका नाउन या प्रोनाउन। तो जाहिर है अगर 2 4 5 वर्ड यूज हो रहे हैं तो फिर वो फ्रेज हो गए और नाउन फ्रेज कहलाएंगे। चलिए अब एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर चलेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर देख लो बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर देख लो, द वजीर वॉज अ वेल्दी मैन। अब यहाँ पर जो वेल्दी मैन लिखा है, इसी वेल्दी मैन को क्या लिखा गया है, द वजीर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। यहाँ पर वेल्दी के लिए या वेल्दी मैन के लिए पूरा पूरा क्या लिखा गया है, ध्यान से बताओ क्या लिखा गया भैया।
अ ग्रेट, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो इसमें कै वर्ड यूज किए, 5 वर्ड, ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड सेकंड वाला देखते हैं, द मजिस्ट्रेट वॉज अ काइंड मैन, क्या है, द मजिस्ट्रेट वॉज अ काइंड मैन। अब यहाँ पर जो काइंड वर्ड है मैन के साथ ही यूज होगा, आप इसे नहीं कहेंगे ये फ्रेज है सर, क्योंकि ये फ्रेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि काइंड अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव फ्रेज बनाने के लिए हमें नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां पर लिखा है अ मैन विद काइंडली नेचर, आप इसे ये भी कह सकते हैं अ मैन विद काइंडली मैनर, ठीक है, काइंडली मैनर भी हो सकता है, काइंडली नेचर भी हो सकता है। तो अब ये कैसे एडजेक्टिव फ्रेज बन रहे हैं, जब भी आप कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसमें एडजेक्टिव में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर आएगी, चाहे वो एडजेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, एडजेक्टिव ऑफ मैनर आएगा, एडजेक्टिव ऑफ टाइम आएगा, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस आएगा। तो कैसे बनाना है ये भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिर आगे तीसरे में, द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, चीफ जो है कहाँ रहता है, एक स्टोन हाउस में। इसमें एडजेक्टिव क्या है, हाउस तो नाउन, नाउन के लिए स्टोन वर्ड यूज किया गया है, तो स्टोन हाउस का मतलब पत्थर से बना हुआ घर है ना, मार्बल से बना हुआ घर है। अभी इसके लिए आप देखो, द चीफ लिव्ड इन अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, तो अब यहाँ पर जो स्टोन हाउस है तो आप यहाँ से अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, ये पूरा जो फ्रेज बनेगा ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। उसके बाद आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस, अब यहाँ पर कैसा फेस, अ स्माइलिंग फेस, फेस कहता है स्माइलिंग, लेकिन अब यहाँ पर अगर फ्रेज के तौर पे लिखा जाएगा आई लाइक टू सी अ फेस विद स्माइल ऑन इट, ये कुछ प्रैक्टिस से जो है आप कर पाएंगे। कुछ फ्रेजेज आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है, केवल और केवल अपने एक वाक्य को दूसरे तरीके से लिखना आना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत से ग्रामर रूल बताए जाते हैं, जिससे हमारी राइटिंग अट्रैक्टिव होती है। उसके अलावा लास्ट में देखो, द कूलीज बिलोंग टू अ हिल ट्राइब, जो कूलीज हैं वो बिलोंग करते हैं हिल ट्राइब से। तो अब यहाँ पर जो अ हिल ट्राइब लिखा है इसको क्या लिखा गया, अ ट्राइब ड्वेलिंग इन अ हिल्स, हिल्स पर रहने वाले जो ट्राइब है उनसे। कितने वर्ड आ गए, 5-6 वर्ड आ गए, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप कि आप समझ गए हो। अब इसको समझने के लिए देखो ये चार्ट बना है आपके सामने, देखो ये एडजेक्टिव्स लिखे हैं, क्राउन कैसा है, गोल्डन, क्लोक कैसा है, पर्पल, एलिफेंट कैसा है, वाइट, ट्रैक कैसा है, जंगल, ब्लू आइड बॉय कैसा है, ब्लू आइड है, विलेज कैसा है, डिजर्टेड है, डिजर्टेड मतलब अकेला, खाली, सुनसान, पेज कैसा है, ब्लैंक है, डे कैसा है, लॉन्गेस्ट है, फ्लैग कैसा है, स्पेनिश है, लोड कैसा है, हैवी है। अब इसी तरह के जो भी वर्ड्स आपके एडजेक्टिव है उनको कैसे बनाया जाए, देखो गोल्डन क्राउन, क्राउन कैसा है, गोल्डन है, तो यहाँ पर उसके कलर की बात हो रही है, तो अ क्राउन ऑफ मेड ऑफ गोल्ड, या यहाँ पर उस वस्तु की बात हो रही है जिससे वो बना। अब जैसे हमने कहा दिस इज अ प्लास्टिक पेन, अब आप प्लास्टिक पेन को कन्वर्ट करोगे एडजेक्टिव क्लॉज में तो क्या निकल के आएगा, दिस इज अ पेन मेड अप ऑफ प्लास्टिक, यही तो निकल के आएगा। जैसे मेड अप ऑफ गोल्ड लिख के आया तो उसी तरह आप कहेंगे दिस इज टेबल मेड अप ऑफ वुड, आप ये कह सकते हैं दिस इज अ वुडन टेबल। अगर आप उल्टा कहें, अगर आपको एडजेक्टिव यूज करना हो तो आप कह सकते हैं दिस इज द टेबल मेड अप ऑफ वुड। दो तरीके हमारे पास आ गए जिससे हमारी राइटिंग में वेरिएशन आएगा। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, पर्पल क्लोक का आप क्या कह सकते हैं, अ क्लोक ऑफ पर्पल कलर। यहां पर जो क्लोक आया, कपड़े को कहते हैं क्लोक तरह है ना, ये क्लॉक नहीं है, सी के नहीं लिखा है, जो क्लॉक आप समझिए क्लोक है, क्लोक की तरह कपड़ा भी होता है, क्लोक रूम भी होता है, क्लोक रूम वेटिंग रूम, जहां पर हम लोग सामान अपना रखते हैं स्टेशन पे, उसे क्लोक रूम भी कहा जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर जो पर्पल क्लोक आया, यहाँ पर किसी कपड़े का कलर के बारे में बात हो रही है। देखो यहाँ पर पर्पल क्या है, कलर के बारे में, तो लिखा गया अ क्लोक ऑफ पर्पल कलर। फिर उसके बाद अब व्हाइट एलिफेंट, यहाँ पर भी एलिफेंट के कलर के बारे में बात हो रही है या उसकी स्किन, तो एन एलिफेंट विद अ व्हाइट स्किन, यहां पर विद अ व्हाइट तो लिख नहीं सकते, तो व्हाइट क्या होगी, ये कुछ नाउन हमें कुछ सोचने पड़ेंगे। उसके बाद आया जंगल ट्रैक, ट्रैक कैसा है, अ ट्रैक थ्रू द जंगल, जंगल से हो करके जाने वाला रास्ता, उसे कहा गया थ्रू द जंगल। तो हर जगह आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जब भी आप एडजेक्टिव वर्ड्स को नाउन के साथ एक फ्रेज के फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों एडजेक्टिव और नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन आएगा, और वो प्रीपोजिशन बहुत ही सूटेबल होना चाहिए। सब में देखो एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, बनाने का तरीका देखो, यहाँ विद, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर ऑफ, यहाँ थ्रू, यहाँ पर देखो अ बॉय विद ब्लू आइज, यहाँ पर विद। तो इसका मतलब है जब भी एडजेक्टिव फ्रेज को आप बना रहे होंगे तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में एक सूटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना भी आपको आना चाहिए। ये बात समझ में आई। द ब्लैंक पेज, अ पेज विद नो राइटिंग ऑन इट, और कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। अब यहाँ पर कैसे विद नो राइटिंग ऑन इट, भाई अगर ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक पेज इसी तभी कहा जाएगा जब उस पर कुछ ना लिखा हो।
अब आप ये भी कह सकते हैं पेज हैविंग नो लेटर ऑन इट, आप ये भी कह सकते हैं अ पेज हैविंग नो लेटर ऑन इट, एक पेज जिसपे कोई लेटर लिखा नहीं है। हैविंग नो लेटर का मतलब उसमें कोई लेटर्स नहीं है। द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, अब यहां पर क्या कह रहा है, द लॉन्गेस्ट डे, द लॉन्गेस्ट डे को क्या लिखा गया, एक ऐसा दिन जो ग्रेटेस्ट लेंथ का है, सबसे लंबी लेंथ का जो दिन है उसे कहा गया लॉन्गेस्ट डे। उसके बाद है स्पेनिश फ्लैग, द फ्लैग ऑफ द स्पेन, द फ्लैग ऑफ द इंडिया, द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस तरह से आप कह सकते हैं। फिर लोड ऑफ ग्रेट वेट, एडजेक्टिव फ्रेज ये हो गए। अब के बाद आती है एडवर्ब फ्रेज के बारे में। अब एडवर्ब फ्रेज को समझने के लिए आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स। देखो रामा रैन क्विकली, आपसे पूछा जाए व्हाट इज रामा हियर, यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है बेटा, रैन क्या है, वर्ब है। अब वर्ब के बाद कभी कभी एडजेक्टिव, कभी कभी ऑब्जेक्ट आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो उसे ऑब्जेक्ट कहा गया, समटाइम्स वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कभी कभी वो एडवर्ब होते हैं, कभी कभी वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्विकली हियर एंड व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाई एंड फॉर व्हाट क्विकली वर्ड इज यूज इन द सेंटेंस, सेंटेंस में क्विकली वर्ड किसके लिए यूज किया गया। तो कुछ बच्चे बता सकते हैं सर ये रन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि क्विकली एक एडवर्ब है, एलवाई से आप पहचान गए होंगे। अगर आपने ये पहचान लिया कि क्विकली एक एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब अगर है तो इसी एडवर्ब को अब दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाए। तो पहले तो ये देख ले, एलवाई लिखा है, जब भी कहीं पर किसी एडवर्ब में एलवाई लगाया जाए तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा हाउ से बनेगा, इसलिए आपके सामने ब्रैकेट में हाउ लिख दिया है ताकि आप इसे समझ सकें। अब आपसे पूछा गया रामा रैन क्विकली, अगर पूछा जाए राम कैसे दौड़ा तो आपने कहा क्विकली। आप इसी चीज को ये कह सकते हैं राम बड़ी स्पीड के साथ दौड़ा। अब जरा इस सेंटेंस पे देखो, राम बड़ी स्पीड के साथ दौड़ा, ये सेंटेंस बड़ा है, लेकिन अगर ये सेंटेंस आप ये बोल रहे रामा तेजी से दौड़ा, बात वही आ रही है। आप सेंटेंस को छोटा करिए, राम तेज दौड़ा, राम तेज दौड़ा। आप यही सेंटेंस को ये बोलिए, राम तेजी के साथ दौड़ा, राम रफ्तार के साथ दौड़ा। तो रफ्तार के साथ ना बोल करके सिर्फ ये बोलिए राम तेज दौड़ा, सेंटेंस छोटा, राम रैन क्विकली। लेकिन अगर बड़ा लिखना है, राम रैन विद ग्रेट स्पीड। बात समझ में आ गई। यहां पर भी हाउ पूछेंगे, तो यहां पर जो विद ग्रेट स्पीड वर्ड आया, ये 3 वर्ड बने और 3 वर्ड से मिलाकर इसे फ्रेज, कौन सा फ्रेज, जिसके स्थान पर प्रयोग किया गया वो फ्रेज, जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो फ्रेज। सेकंड, ही आंसर्ड र्यूडली, उसने मुझे क्रूरतापूर्वक आंसर दिया। यहां पर र्यूडली वर्ड एक वर्ड था उसी का, अब र्यूड क्या है, दिस इज अ मैनर, दिस इज अ मैनर, इन अ वेरी र्यूड मैनर। पूछा गया हाउ, तो आपने कहा उसने बहुत ही मुझे दुर्व्यवहार के साथ जवाब दिया। आप इसे ये भी कह सकते हैं उसने मुझे बुरा जवाब दिया, बहुत ही र्यूडली जवाब दिया। फिर है ही डज हिज वर्क केयरलेसली, यहां पर भी एलवाई आया, इसी वर्ड को क्या कहेंगे, विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी केयर। अब इसको समझने की जरूरत है कि कहां कहां पर हम किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इसके लिए भी हमने बहुत से वर्ड लिख दिए आपके सामने, इसको प्रैक्टिस कर लो। ही इज कमिंग नाउ, वह अभी आ रहा है। आपसे पूछा जाए कब, आपने कहा अब के लिए नाउ। अब इस नाउ वर्ड के लिए आप फ्रेज क्या लिख सकते हैं, एट दिस वेरी मोमेंट, व्हेन ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, मतलब अभी अभी बस वो आ रहा है। 1 2 3 4 वर्ड से ये फ्रेज बन गया। फिर नो सच डिजीज वर नोन देन, इस देन के लिए क्या कर सकते हैं, देन का मतलब तब, तब का मतलब उन दिनों इस तरह की कोई भी बीमारी कोई नहीं जानता था, उन दिनों। अब यहाँ कहा क्या लिखा जाएगा, इन दोज डेज, 3 वर्ड हुए, ये फ्रेज बन गया। उसके बाद आया द एरो फेल हियर, हियर वर्ड आया, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट। हियर का मतलब क्या हुआ, एरो इस जगह पर गिरा। आप ये भी कह सकते हैं एरो यहां गिरा। अब यहां शब्द के लिए इस जगह पर बोलेंगे तो वो फ्रेज है, और अगर यहां बोलेंगे तो वो एक एडवर्ब है। फिर है यू कैन बाय इट एवरीवेयर, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब ऑफ फ्रेज। तो एवरीवेयर के लिए हर जगह, आप इसको कहीं भी खरीद सकते हैं, या तो ये बोल लीजिए आप इसको हर जगह खरीद सकते हैं, ये बोल लीजिए, बात वही है बट बोलने के अंदाज तरीके अलग अलग हैं। यू कैन बाय इट इन ऑल प्लेसेस, तो इन ऑल प्लेसेस का मतलब वेयर, ये 3 वर्ड में आया इसलिए इसे फ्रेज कहा गया। लास्ट है ही फेल डाउन, वेयर। अब यहां पर ही फेल टू द ग्राउंड, भैया कहा गया ही फेल डाउन, डाउन का मतलब नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ गिरेगा तो वो ग्राउंड पर ही गिरेगा, तो उस डाउन की जगह आपने लिख दिया
टू द ग्राउंड। तो 3 फ्रेज, ये 3 वर्ड का ये भी फ्रेज बना। तो कुल मिला के आपके एडवर्ब फ्रेज हो गए। बात समझ में आई? आ गई तो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके ऊपर आप जो है देख लीजिए कैसे। जब आपके सामने इस तरह के एडवर्ब्स आए, ब्रेवली, अनवाइजली, स्विफ्टली, ब्यूटीफुली, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट कर लीजिए? इन अ ब्रेव मैनर और विद ब्रेवरी। इन अ ब्रेव मैनर कहेंगे या तो आप कहेंगे विद ब्रेवरी, सिर्फ इतना लिख दीजिए। इन एन अनवाइज मैनर या विदाउट विजडम। अनवाइज का मतलब विदाउट विजडम ही होता है। इन अ स्विफ्ट मैनर और विद स्विफ्टनेस। तो आप जब आप विद स्विफ्टनेस लगाएंगे तो भी 2 वर्ड बनेगा और इसका भी फ्रेज माना जाएगा। या फिर आप कहेंगे इन अ स्विफ्ट मैनर। फिर है ब्यूटीफुली, इन अ ब्यूटीफुल स्टाइल। इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं विद ब्यूटीफुल हैंड। विद ब्यूटीफुल हैंड जब आप राइटिंग के सेंस में या कोई काम के सेंस में आप कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि यार उसने बड़ा अच्छा सा लिखा, शी रोट इट ब्यूटीफुली, शी रोट विद ब्यूटीफुल हैंड। ब्यूटीफुली की जगह विद ब्यूटीफुल हैंड भी कह सकते हैं, या शी रोट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, ये फ्रेज बना। फॉर्मली, इन फॉर्मर टाइम्स या वंस अपॉन अ टाइम। फॉर्मली मतलब पुराने जमाने में, कभी किसी की बात। रिसेंटली मतलब आज का। जस्ट नाउ, रिसेंटली मतलब हाल का, जस्ट नाउ का मतलब हाल का, और एट अ रिसेंट डेट, अभी अभी दिनांक। सून का मतलब जल्दी, बिफोर वेरी लॉन्ग और एट एनी अर्ली डेट। इससे आपको बहुत से सेंटेंस वेरिएशन में मदद मिलेगी। क्या होगा कि आप अपने ही सेंटेंस को कई तरीके से लिखने में सक्षम हो पाएंगे। ये टेबल आपके लिए इसीलिए बनवा दिया। देयर हो, अवे हो, अब्रॉड हो, और इस तरह के जो शब्द आपको मिलते रहें आप उनका प्रयोग करते रहें। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से ये हमने आपको फ्रेजेस बता दिए। अब बाकी जो क्लॉजेस की चर्चा है वो आपके जैसे ही सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे सिंथेसिस के ऊपर जो है हम लेकर आएंगे। आपके जबरदस्त सीरीज स्टार्ट होगी और आपकी किसी भी किताब का कोई भी सेंटेंस छूटेगा नहीं। एक एक लॉन्ग वीडियो में आपके सिंथेसिस को पूरे के पूरे तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे पूरे समझाने की कि आपकी सिंथेसिस वाली जो प्रॉब्लम है उसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आज की इस वीडियो में हमने इतना ही रखा है। आपकी अगली वीडियो जो होगी वो सिंथेसिस को कंटिन्यू करते हुए सिंपल सेंटेंस के ऊपर बनेगी, और सिंपल सेंटेंस की कोई भी एक सेंटेंस आपकी किताब का छोड़ेंगे नहीं। अगली वीडियो में जितने भी सिंपल सेंटेंस बन सकते हैं आपकी बुक्स में, कोई भी किताब पढ़ते हो या आपके डेली कन्वर्सेशन में या डेली रूटीन में, उन सारे सेंटेंसेस का एक पूरा संकलन आएगा। लगभग वो क्लास मैराथन 1.5-2 घंटे की होगी। उसमें सारे सिंपल सेंटेंस, जितने भी पॉसिबल सिंपल सेंटेंस होंगे वो सारे सिंपल सेंटेंस एक वीडियो में लेकर जल्दी आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए हमें इंथुजिज्म और कॉन्फिडेंस मिल पाए कि बच्चों को ये सारी चीज़ें अब तक नहीं समझ में आई थी, हमने समझा लिया, अब उनके ऊपर हम सिंथेसिस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।